बिना तथ्य या दस्तावेज के पीएम मोदी के खिलाफ संसद में ओछे तरीके से भाषण झाड़ने वाले राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंस गए हैं। अब राहुल गांधी को अवमानना मामले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को इसकी अनुमति दे दी है। राहुल गांधी के खिलाफ बिना स्पीकर की इजाजत के सांसदों को 2 मिनट का मौन रखने का आदेश देना। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सभापति को दिए अपने नोटिस में कहा कि दिनांक 11 फरवरी 2021 को आम बजट पर अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने विषय से परे हटकर बिना किसी तथ्य या डॉक्यूमेंट के प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने का लगातार प्रयास किया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ओछी बयानबाजी की सारी हदों को पार करते हुए ये तक भूल गए कि वह लोकसभा में बोल रहे हैं, जहां सभापति के दिशा निर्देशों व संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही किसी विषय को पटल पर रखा जाता है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कृषि कानून पर राहुल गांधी द्वारा अफवाह फैलाई गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सांसद ने इसे बचकाना और लापरवाही भरा कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने भाषण के बीच में ही राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों को मृत किसानों के लिए मौन रखने का आदेश दे दिया, जिससे सदन में एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने कहा कि सदन में इस तरह का सामूहिक शोक सभापति के निर्देश, सलाह और मार्गदर्शन में करने की ही नियम है। इससे साफ है कि राहुल ने सदन के नियमों की अवहेलना और अपमान किया है, जो नियमों के मुताबिक सदन की अवमानना और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बिना कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई किसानों की मौत के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। इससे पहले राहुल गांधी द्वारा मर्यादा तोड़ने के बाद स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी मेरी है और अनुमति के बिना ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम बिरला ने कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है। अगर राहुल गांधी मौन रखवाना चाहते थे तो पहले उनको अनुमति लेनी चाहिए थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं बजट पर टिप्पणी नहीं करूंगा और प्रदर्शन के तौर पर बजट पर नहीं बोलूंगा। मैं आज सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बोलूंगा। जो किसान शहीद हुए हैं, उन लोगों को सदन में श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। मैं भाषण के बाद किसानों के लिए 2 मिनट मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। इसके बाद कांग्रेस के सदस्यों ने मौन धारण किया। लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी, संजय जायसवाल और राकेश सिंह ने सदन में राहुल गांधी के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, मैंने पहली बार देखा जब सदन के अंदर एक सांसद ने सभी को मौन रखने के लिए खड़े होने का आदेश दे दिया हो। कुछ सांसदों ने उनके आदेश पर संसद में मौन भी रखा। इस पर लोकसभा को एक्शन लेना चाहिए। ये सदन का अपमान है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अनुमति लेनी चाहिए थी, उन्हें अनुरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। ये सदन कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। राहुल गांधी 2 मिनट का मौन रखने का आदेश देते हैं। ये चौंकाने वाला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत में नजदीकियों और दूरियों के खास मायने होते हैं और मामला जब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच का हो तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है सियासी दूरियों का मतलब क्या होता है। प्रशांत किशोर जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी थे तो उन्हें जेडीयू में उपाध्यक्ष जैसे पद पर बिठा दिया गया, लेकिन जब दूरियां बढ़ी तो नीतीश कुमार का बुलडोजर प्रशांत किशोर के घर पर चल गया और मिनटों में सियासत का अभेद्य किला बनाने वाले प्रशांत किशोर के घर की दीवारें मिट्टी में मिल गईं। बिहार के बक्सर जिले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पुश्तैनी मकान के एक हिस्से पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशांत किशोर इन दिनों ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीतियां तय कर रहे हैं, जिनका सीधा और बड़ा मुकाबला बीजेपी से होना है। लेकिन मुश्किल ये है कि पीके की रणनीति न तो ममता बनर्जी की पार्टी को टूटने से बचा पा रही है और न ही अपने घर को। जेडीयू के नेता रहे प्रशांत किशोर के मकान की 4 दीवारी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आड़े आ रही थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई। स्थानीय लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि जहां रसूखदार लोगों के अवैध निर्माणों को तोड़ने में प्रशासन कोताही बरत रहा है, वहीं आम लोगों के साथ इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही है। इसी क्रम में प्रशासन ने प्रशांत किशोर के घर के परिसर की बाउंड्री और अंदर के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इन हिस्सों का 4 लेन निर्माण के लिए अधिग्रहण हो चुका है, जिसका मुआवजा भी बनकर तैयार है।
प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे बक्सर के एक बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। उन्होंने ही इस मकान का निर्माण करवाया था। उनका 2019 में दिल्ली में निधन हो गया था। फिलहाल ये घर खाली है और यहाँ परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि बक्सर पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 84 के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए, जिस कारण रास्ते में आने वाले हर अवरोध को हटाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की संपत्ति पर हुई कार्रवाई को 15 मिनट में जल्दी निपटा दिया गया, क्योंकि लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अनुमंडल अधिकारी के उपाध्याय ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 84 के चौड़ीकरण के दौरान भूमि अधिग्रहण के क्रम में दोनों किनारे पर बने मकान और धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। भूस्वामियों को मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं धार्मिक स्थलों को स्थानांतरित किया जा रहा है। अब तक प्रशांत किशोर ने इसका मुआवजा नहीं लिया है और न ही उनकी तरफ से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया ही आई है। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी सरकारी लाऊ लश्कर के साथ प्रशांत किशोर के घर के बाहर पहुंचे तो लोगों की भीड़ वहां पर लग गई। प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए काम किया और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही किशोर के घर की चारदीवारी और गेट को तोड़ दिया। इस दौरान प्रशासन के इस कार्य का किसी ने भी विरोध नहीं किया। लोगों के बीच ये चर्चा होती रही कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर को उनके रणनीतिकार की भूमिका के लिए जाना जाता रहा। बिहार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर उनके और सीएम के बीच हुए मतभेद, उसके बाद वो जेडीयू को छोड़कर चले गए। उस दौरान काफी बयानबाजी भी हुई थी। वैसे 2015 के चुनाव में नीतीश की जीत का श्रेय प्रशांत किशोर को ही दिया जाता रहा। तब ये चर्चा आम थी कि जो रणनीति उन्होंने बनाई वो कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में युवा और बुजुर्गों के बीच जारी खींचतान के बीच सोनिया गांधी ने एक बार फिर फूके हुए कारतूस पर भरोसा करना सही समझा और राज्यसभा में पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को थमा दी। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को पार्टी का नेता बनाया गया। राज्यसभा के रास्ते जब संसद में खड़गे की एंट्री हुई, तभी से इस बात की चर्चा थी कि गुलाम नबी आजाद के बाद पार्टी की कमान खड़गे को ही दी जाएगी। कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक को देखते हुए खड़गे को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाने में बेशक सोनिया गांधी किसी तरह के सियासी प्रतिरोध से रूबरू नहीं हुई, मगर देर सबेर पार्टी के असंतुष्ट खेमे की ओर से बड़ी हलचल शुरू करने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा रहा है। खड़गे की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में हिंदी भाषी उत्तर के राज्यों के नेताओं की अनदेखी का नया विवाद भी गर्मा सकता है। पार्टी ने गुलाम नबी आजाद की जगह खड़गे को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का अगला नेता बनाए जाने संबंधी पत्र सभापति वेंकैया नायडू को सौंप दिया है। इस नाते खड़गे को 17 फरवरी के बाद नेता विपक्ष बनना तय है, क्योंकि आजाद इसी दिन रिटायर हो रहे हैं। बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन सदन में आजाद का भी आखिरी दिन था और तभी सदन स्थगित होने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा गेट के बाहर तक उन्हें छोड़ने आए और आजाद को विदाई दी। पार्टी के G23 समूह से जुड़े सूत्रों के अनुसार गुलाम नबी जैसे कद्दावर नेता को राज्यसभा में नहीं ले जाने से साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ने बीते साल 19 दिसंबर को विश्वास बहाली का जो सेतु बनाया था वह टूट गया है। साथ ही आपसी संशय की लकीरें इससे और गहरी होंगी। विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं की उपेक्षा का सवाल तो आएगा ही। राज्यसभा में विपक्ष के अगले नेता बनने जा रहे खड़गे कर्नाटक से हैं और लोकसभा चुनाव हारने के बाद हाईकमान ने पिछले साल जून में आजाद के विकल्प के मकसद से ही राज्यसभा में लाने का फैसला किया था। राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश भी सदन में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल, उपनेता रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश केरल से। उत्तर भारत के नेताओं की उपेक्षा पर कांग्रेस संगठन से जुड़े सूत्रों ने अनौपचारिक चर्चा में कहा, इसे क्षेत्रीय रंग देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि संसद में पंजाब और दक्षिण के राज्यों से पार्टी के ज्यादा सदस्य हैं और ऐसे में उनकी भागीदारी भी उसी अनुरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसानों के नाम पर खुलकर सियासी नौटंकी कर रहे राहुल गांधी की असलियत से अब देश के किसान पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए राजस्थान में किसान आंदोलन को हवा देने गए राहुल गांधी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद राहुल गांधी को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
यहाँ न सिर्फ राहुल गांधी के विरोध में नारे लगे बल्कि राहुल गांधी के पोस्टर्स भी फाड़े गए। श्रीगंगानगर में किसानों ने तो राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया और उन्हें काले झंडे दिखाए। मतलब ये कि संसद में 2 मिनट का मौन रखने की राहुल गांधी के खेल से किसान जरा भी इंप्रेस नहीं हुए। राहुल गांधी राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्हें कृषि कानूनों पर भाषण भी देना था। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने पीलीबंगा और श्रीगंगानगर में रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी का विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि राहुल का ये दौरा राजनीतिक मुनाफे के लिए है। वह किसानों की समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने कहा, हम पिछले 3 महीने से कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ उसे कांग्रेस रैली कहा जाना चाहिए। ये लोग किसानों का झंडा लेकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जब हमने 1 नवंबर को कृषि कानूनों के विरोध में मार्च निकाला था, तब कांग्रेस सरकार ने किसानों को जयपुर में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी थी। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रही है, तो कांग्रेस सरकार कैसे अलग हुई? किसान राहुल गांधी से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिलने की अनुमति मांगी। अनुमति भले ही दे दी गई थी, लेकिन बाद में किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी किसानों से मिले बिना ही चले गए, इसलिए उन्होंने उनके पोस्टर्स फाड़े। किसानों का यह आरोप है कि कांग्रेस ने ये रैली सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए की थी। इसके लिए उन्होंने किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया। ये दिलचस्प है कि किसानों ने जयपुर में राहुल गांधी का विरोध तब किया कि जब कांग्रेस किसानों को भड़काने में लगी हुई है। कांग्रेस के लिए सिर्फ एक बात अहमियत रखती है, कैसे इस मौके का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। कांग्रेस पहले इन्हीं कानूनों की वकालत कर रही थी, अब वही कांग्रेस प्रदर्शनकारियों का पूरा समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने ऐसी टिप्पणी की जो हमेशा की तरह एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि इस मामले का कोई अंत नहीं है। सरकार अपने अभियान में ऐसा सोचती है वह किसानों को लाचार कर सकती है, लेकिन किसानों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। भारत के किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा जानते हैं। इस मुद्दे का इकलौता हल यही है कि सरकार कृषि सुधार कानूनों को वापस ले ले। इसके पहले राहुल गांधी ने कहा था, 3 कृषि कानूनों के चलते भारत का कृषि क्षेत्र 2 से 3 उद्योगपतियों के पास चला जाएगा। इस तरह की निराधार बयानबाजी के भीषण परिणाम हुए थे। पंजाब में कई जियो टावर्स में तोड़फोड़ की गई। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरे फसाद का विरोध किया था, लेकिन असल में उनकी ही पार्टी ने इस पूरे विवाद को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने खूब डर पैदा किया, जिसकी वजह से खालिस्तानी तत्व खुलकर सामने आए और उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलन को हिंसात्मक रूप दे दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस ने पूरे षड्यंत्र को खुद बढ़ावा दिया, खुद जयपुर में किसानों को प्रवेश की अनुमति तक नहीं दी गई। एक तरफ कांग्रेस आक्रामक होकर प्रधानमंत्री मोदी पर हर तरह के हमले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार वाले राज्यों को इन सब से दूर रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले मुर्गी या अंडा? जो इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है वह हार जाता है, लेकिन सदियों से, पीढ़ियों से ये सवाल अपनी जगह है। जवाब नहीं है, फिर भी एक दूसरे से पूछा जाता है। लोकसभा में भी कुछ ऐसा हुआ कि मुर्गी पहले या अंडा पहले वाला सवाल उठ गया। गृहमंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी की अधीरता पर ऐसा तंज किया कि लोकसभा में ठहाके गूंज उठे। असल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जब लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर सदन की सहमति की मांग के साथ अपना भाषण दे रहे थे, तो उस दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी उनके खास निशाने पर रहे। शाह ने अधीर रंजन के बयानों के हवाले से कई बार तंज कसा। कई बार उन्होंने कहा, अगर आप यानी अधीर रंजन चौधरी भी पार्टी नहीं बदलते तो जीत नहीं पाते। लेकिन भाषण के बाद वाद विवाद में अमित शाह ने मुर्गी अंडा मुर्गी का भी जोरदार तंज दे मारा। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने भाषण में शाह पर कई बार चुटीले तंज कसे थे। शाह ने लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराने की अपील की और इसी के साथ अपना भाषण खत्म किया तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी को पुकारा। अधीर रंजन ने उठते ही कहा, सुबह हमारी वित्त मंत्री ने भाषण दिया था और अब गृह मंत्री ने, लगता है दोनों ने बजट भाषण दिया है। एक ने हिंदुस्तान के बजट पर और दूसरे ने जम्मू कश्मीर के बजट पर। सूरज सुबह उगता है तो उससे पहले थोड़ा अंधेरा रहता है। सूरज उगने से पहले मुर्गे बांक देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बांक देने से ही सूरज निकलता है और दुनिया में रोशनी आती है। अधीर के इतना कहते ही गृहमंत्री शाह ने स्पीकर को संकेत दिया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। जब स्पीकर ने अमित शाह को अनुमति दी तो उन्होंने कहा, जब किसी मंत्री का भाषण समाप्त होता है तो मुद्दे पिन पॉइंटेड होने चाहिए। वो मेरे भाषण में से किसी बिंदु पर बोलना चाहे तो बोले। मंत्री के भाषण के बाद मुर्गी अंडा मुर्गी नहीं आता। अधीर पर शाह के इस पलटवार से पूरे सदन में ठहाके गूंज उठे। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर अधीर रंजन की तरफ से की गई टिप्पणी पर चुटकी ली।
शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर दादा ने टिप्पणी की। इतना ही कहना चाहता हूं कि दादा आप भी पार्टी न बदले होते तो आज तक कई बार हार चुके होते। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी ने अपने भाषण के दौरान अमित शाह को कई बार निशाना बनाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार को फेल घोषित करते हुए कहा कि अब शाह को कह देना चाहिए कि रात गई तो बात गई, चुनाव गया तो वादा भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के प्रधानमंत्रियों का अपमान करना, गलत तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना, माफी मांगना, लोकसभा में नियमों के खिलाफ हरकतें करना, ऊंची बातें करना, राहुल गांधी अब तक कुछ ऐसा ही करते रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारत के लिए विनाशक शब्द का इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर कई मुद्दों पर झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे भारत के लिए विनाशक बनते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने निर्मला सीतारमण के इस बयान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब राहुल गांधी लोकसभा में बजट पर बोल रहे थे उस वक्त उन्हें राहुल गांधी से 10 उम्मीदें थीं, लेकिन राहुल ने किसी का जवाब नहीं दिया। निर्मला ने कहा राहुल देश को नीचा दिखाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा राहुल गांधी झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं और भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जा मिलते हैं। निर्मला ने कहा कि जब बॉर्डर पर कुछ क्राइसिस होता है तो सरकार से बात न करके उनके दूतावास से बात करते हैं। कभी भी भारत पर भरोसा न कर बाहर के लोगों पर भरोसा करते हैं। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ मिलते हैं। संवैधानिक रूप से चुने गए लोगों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना और फिर माफी मांग लेना, मुझे लगता है कि वो भारत के लिए विनाशक बनते जा रहे हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे याद है उन्होंने कोरोना काल के दौरान क्या कहा था। मैं इन सब चीजों का दोहराकर सदन का समय खराब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वे देश का विश्वास नहीं कर रहे, हमेशा देश का अपमान करते रहे हैं। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, ये 2 लोगों का और 2 लोगों के लिए सरकार है। राहुल गांधी ने कहा था कि इस बजट का उद्देश्य सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों की मदद करना है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हों या तब के। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से चुने गए लोगों का वे अपमान करते आए हैं, ये उनकी आदत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी ने बजट पर बोलने के लिए फाउंडेशन तो तैयार किया, लेकिन उन्होंने चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। निर्मला ने कहा कि राहुल ने सरकार पर जो आरोप लगाए थे उनका जवाब तो उन्हें सुनना ही चाहिए था। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कर्ज माफी का वादा करके मुकर गई, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं कहा। पंजाब में पराली से किसानों को होने वाली समस्या पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। बता दें कि राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी पंजाब के उस काले कानून पर कुछ कहेंगे जिसमें किसानों को जेल भेजने का प्रावधान है। निर्मला ने कहा उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी पंजाब के सीएम से इस कानून को रद्द करने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।